मौका मिलता है और उसी दिन हम जुड़ते हैं। मान लीजिए हम ऑनलाइन आए भी, अब नहीं है तो शायद आमना सामना नहीं हो पाएगा। जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते समय हमारी जो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में, हमारी उपलब्धियों में साथ देने वाले आप सभी जो हमारे प्रशंसक हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमसे पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया से ही टच में आए थे, आज वो परिवार के एक अंग बन गए। भले ही हम उनके राशन कार्ड में दर्ज ना हो, पर उनके दिल में दर्ज हैं। पर कुछ व्यस्तता, कुछ सामाजिक समस्याओं के कारण शायद हम उनको उतना सम्मान नहीं दे सकते हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं। बस इतना ही कहेंगे कि भगवान ने मुझ नाचीज की ज़िंदगी में इतने प्यारे साथियों, इतने प्यारे प्रशंसकों को नवाजा है कि ज़िंदगी खूबसूरत होती जा रही है। और आप सभी के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखते हैं, याद करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इसी फेसबुक से जुड़े थे पर आज एक जो है परिवार के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। कभी भी मैं जाता हूँ, उनके घर रुकता हूँ, चाय पीता हूँ और उनके हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। अब भगवान से, खुदा से यही दुआ है कि उन सभी को, आप सभी को खुदा हर बला से महफूज रखे। भगवान आपको सुख, शांति, समृद्धि, लंबी उम्र दे। और मैं तो आपके लिए समर्पित ही हूँ, समर्पित रहूँगा। मेरे तन मन धन का एक एक टुकड़ा आपके लिए समर्पित है। कभी भी जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आए जहाँ मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैसेंजर पर मेरा नंबर ले लेना। पर मैं जिस लायक हूँ, जैसा भी हूँ, हर समय मेरा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी से कोई स्वार्थ, कोई काम नहीं पड़ता है। अभी तक मैंने बहुत लोगों के में काम आया। मेरा उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद के काम आना ही सच्ची समाज सेवा है। आप भंडारा कर लें, आप कंबल बांट लें, पर वो एक समाज सेवा का आपका एक दूसरा स्वरूप है। पर मेरी नज़र में समाज सेवा वो है कि एक धनवान आदमी अगर रात में कार से जा रहा है, 12 बजे उसकी कार ख़राब हो जाती है, आप उसे मिस्त्री दिलवा दें, आप उसकी कार को ठीक करा दें, आप उसकी सुरक्षा, संरक्षण, उसको भोजन पहुंचा दें। कोई एक्सीडेंट हो गया है, घायल तड़प रहे हैं, खून बह रहा है, रात में कोई रुक नहीं रहा है, अगर आप उनको अस्पताल भिजवा देंगे तो शायद इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं होगी। वो व्यक्ति धनवान है, वो समर्थ है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर वो एक्सीडेंट से सड़क पर पड़ा हुआ है तो सबसे बड़ी समाज सेवा जो है वही है कि आप उसको अस्पताल पहुंचा दें। कोई बच्ची है, स्कूटी से गिर गई है, साइकिल पंचर हो गई है, आप उसकी मदद कर दें, वही सच्ची समाज सेवा है। जो मेरे मन में आता है कि वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा पर आपको दुआ तो देगा,
हमको लगता है कि दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है, और अगर कोई हमको दुआ देता है तो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप समाज को नहीं बदल सकते हैं। मेरे पास बहुत इस तरह के प्रकरण आते हैं, भाई भाई के विवाद, पति पत्नी के विवाद। मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, कोई भी पीड़ित आया है, मुझे लगता है कि वो गलत है, पर मैं उसकी बात को सुनता हूँ, उसको चाय के लिए कहता हूँ, उसके मुंह से दुआ निकलती है, और वही दुआ मुझे आज तक मेरे चेहरे की चमक के लिए काफ़ी है, मेरी मुस्कान के लिए काफ़ी है। मेरा तो कुछ नहीं जाता है, मुझे पता है कि वो गलत है, उसे निर्णय गलत लिया है, लेकिन जब वो दुखी है तो उसे आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है। मैं अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से यही कहता हूँ कि आप किसी का दुख दर्द दूर कर सकते हैं या नहीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आप उसका दुख दर्द दूर करें ना करें, लेकिन अगर वो कोई पीड़ित आया है तो उसकी सुन लें। मुझे याद है कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो ये कहती हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, शादी का वादा किया था, झांसा दिया, शादी नहीं की। सच ये होता है कि कोई झांसा नहीं देता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं समाज में जो शादी के लिए ही प्यार करती हैं, लिव इन रिलेशन में रहती हैं। हमारा समाज, हमारे संस्कार इस बात के लिए कभी गवाही नहीं देते हैं, इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करते हैं। हमारे माता पिता कभी ये नहीं कहते हैं कि आप बिना शादी के किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहें, लेकिन रहती हैं, और बाद में जब आपस में विचार नहीं मिलते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाता है, तब वो ये कहती हैं कि मेरे साथ शादी का झांसा दिया। क्योंकि आप बालिग हैं, भले ही कानून में आपको ये अधिकार दिया गया हो, पर शादी का झांसा देकर अगर कोई आपके साथ लिव इन रिलेशन रहता तो उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं नादानी है, भूल है। पर ये विवादास्पद टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो आई है तो मैं समझाता हूँ कि ठीक है, आप लोग शादी कर लो। कई बार ऐसे प्रकरण आए जब उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, केवल इसको बर्बाद करूँगी। तो जब आपने किसी को बर्बाद करने का ठान ही लिया है, मुझे लगता है कि मैं इसकी कोई मदद कैसे करूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में मेरे विचार अलग हैं कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले 100 बार सोच लें, पर आप किसी के साथ अगर निर्णय ले लें तो फिर आप निभाएं। रिश्तों को निभाना आप सीखिए। आप दूसरों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अच्छा बन जाएं दूसरे के लिए, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं। कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो आप अच्छे बन सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारे मेरे विभाग में ऐसे लोग मिले जो बिना पैसे कोई काम ही नहीं करते थे, और मैं उनसे कहता था कि कोई युद्ध में लड़ रहा है, उसकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर से कोई भी प्लेन क्रैश हो जाए, यहाँ गिरे, अचानक भूकंप आ जाए, तो हम भी ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, पर उसकी संभावना कम है। बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हुए हैं देश में, विभागों में षड्यंत्र हुए जहाँ लोगों को जानबूझ के फंसाया गया, पर ये बहुत कम है। पर ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने रिश्वत ली और कहीं ना कहीं पकड़े गए कभी ना कभी। आपने पूरी ज़िंदगी कमाया, एक बार आप पकड़े गए, आपको जेल की हवा खानी पड़ी। कोई भी अधिकारी जो इतनी ऐशो आराम में रहा हो और उसको जेल में रखा जाए तो कितना ख़राब लगता है। तो किसके लिए आप जो है
ले रहे हैं। पैसा के क्या करेंगे नहीं आप, बहुत ज़्यादा ले लेंगे, बाद में आपकी जांच होती है। कई ऐसे अधिकारी मिले जिन्होंने बहुत पैसा कमाया पर ज़िंदगी भर जांच में ही फंसे रहे और अपनी संपत्ति को अपने नौकरियों के नाम, अपनी संपत्ति को अपनी दूसरों के नाम करते रहे। बाद में जब इसकी जांच होती है तो कहते हैं मेरी संपत्ति नहीं है। मुझे याद है कि अधिकारी थे किसी विभाग के, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, 300 बीघा नोएडा में ज़मीन अपने नौकर के नाम करा दी थी। ईडी की जांच हुई तो उसमें उन्होंने, नौकर कह रहा था मेरी संपत्ति नहीं, साहब की है, साहब कह रहे मेरी नहीं है। मतलब समझिए 400 करोड़ की ज़मीन उन्होंने इनकार कर दिया, मेरी है ही नहीं, जब्त कर ली गई। लेकिन 400 करोड़ कमाने में आपको कितने संकट झेलने पड़े होंगे, कितने लोगों का दिल दुखाना पड़ा होगा। हम लोग भी जाते हैं तो कई विभाग ऐसे हैं, लोग ऋषि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि शिवपुरी आए तो अच्छी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। एक्चुअली लोकेशन मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, लोकेशन जो फिल्म बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं। और मैं तो अपने शौक़ के लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री, पहली बार बड़ी फिल्म में काम किया है, उसमें भी डायरेक्टर को मुझे एक्टिंग सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जो मेरे साथ के सह कलाकार थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, कोरियोग्राफर से लेकर डायरेक्टर। वो कहता था कि मैं सर को तो सब कुछ बता दूंगा, दूसरे लोगों को नहीं बताऊंगा। मुझे बड़ा खुशी होती थी, तो मैं कहता था कि मुझे क्यों बता दोगे। बोले कि सर आप पहली बार आए और तब भी आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। चूँकि मेरा पुलिस का रोल था तो उसमें मुझे ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी थी, जो सच था वही मैंने किया और फिल्म को पसंद आया। कई बार मेरी कहानी लेखक से, डायरेक्टर से इसी बात पर कंट्रोवर्सी हो गई। एक सीन था जिसमें एक पुलिस अधिकारी चाय की दुकान पे बैठे हैं, मैंने कहा मैं एसीपी बना हूँ, चाय की दुकान पे कैसे बैठ सकता हूँ। वो कहे कि कहानी का पार्ट है। मैंने कहा कहानी चेंज हो सकती है अभी, तो कहानी चेंज हुई। मैंने एक सीरियल में काम किया था, उसमें एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की भूमिका थी। और मैंने अपने जो भी मेरी मतलब बहुत सोशल लाइफ बहुत है पर मेरी पर्सनल लाइफ बहुत कम है। आपको दिखता हूँ कि मैं बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, पर सच ये है कि मेरे बहुत ही कम ही लोग हैं जिनसे हम लोग फैमिलियर जुड़े हुए हैं। क्योंकि उसका कारण है कि मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ और आना जाना भी कम होता है। बहुत लोग बुलाते हैं कि आ जाइए, जा नहीं पाते हैं, रिश्तेदार भी नाराज़ रहते हैं। इसलिए पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत संकुचित है, पर एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। मैं सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ कि समय न मिलने के कारण कई बार कई अपने बहुत जो क्लोज रिलेशन थे उनके यहाँ नहीं जा पाया। तो मैं यही दिखाता था कि देखिए मेरी छुट्टी रिजेक्ट हो गई। काम शुरू में हर जगह लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है। मेरे नए नए कुछ साथी आ गए हैं जो मुझसे जुड़े हैं, आशीष यादव जी, प्रदीप कुमार पटेल जी, हरेंद्र सिंह, चंद्रभूषण गोस्वामी, नित्या मिश्रा। नित्या जी बता रहे हैं कि आप पहले से ही हीरो हैं। मैं हीरो नहीं हूँ, बहुत एक सामान्य सर्विस में भी मैं जनसेवक के रूप में ही मैंने अपनी पहचान बनाई। और मैं लिखा था मैंने एक बार बहुत बड़ा ब्लॉग कि हम राजा नहीं हैं, सॉरी, हम राजा नहीं हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, जन सेवक हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत जो भी मिलता था बोले आप इतने बड़े अधिकारी हैं।
मैं यही जवाब देता था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ। मेरी जो भूमिका है, मेरा जो डेजिग्नेशन है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक नौकर की तरह है, जनता की सेवा के लिए है। अजीब अजीब लोगों से मौका लगता है, फेसबुक पर भी ऐसी ऐसी टिप्पणी मुझे सुनने को मिल जाती हैं कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसा ये लोग कुछ कोई बोल रहे हैं। एक सज्जन थे, वो इतना पीछे पड़ गए, बहुत उलझुल टिप्पणी रोज ही करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ क्या करूँ, इनके कमेंट को डिलीट करूँ या स्वीकार कर लूँ, लेकिन फिर मैं यही सोचता हूँ कि मगर मैं 50% लोगों के दिल में हूँ और 50% लोगों के दिमाग में हूँ, तो 100% लोगों के टच में हूँ। और यही लोकप्रियता का सबसे बड़ा निशानी है कि मैं 50% लोगों के दिल में रहता हूँ, 50% लोगों के दिमाग में रहता हूँ। आप बताइए मैं कितना लोकप्रिय हूँ? मैं 100% लोकप्रिय हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं हर व्यक्ति को, मुझे बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कुछ नहीं है, कहते हैं सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा सकता हूँ। मैंने एक नहीं, आप 100 खिंचाई। तो क्योंकि मैंने कहा नहीं, कर्म ही पूजा है। कार्य को महत्व और सम्मान दें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी भी बड़े ओहदे पर बैठकर किसी भी कार्य को करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा आप ये सोचिए, मुझे बहुत लोग मिले, कहे कि सर कोई काम दिला दीजिएगा, तो मैं कहता हूँ क्या काम चाहिए? कहे कोई सरकारी नौकरी दिलवा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि यार मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, आप जो है छोटे काम से शुरू करिए। प्रयागराज में मैं देखता हूँ कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ बहुत हमारी जो प्रतियोगी छात्राएं आती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, शहर से, अपने गांव से शहर में आती हैं, तो शाम के समय मूड फ्रेश करने के लिए चौराहों पर निकलती हैं। बहुत भीड़ लग जाती है, हमने देखा है प्रयागराज में ही। वो मेरी एक तरीके से जो है, जो ज़िंदगी के महल तामीर करने की जो जुगत सीखी है, वो मैंने प्रयागराज से ही सीखी है। और मैं अक्सर प्रयागराज में देखता हूँ कि कुछ चौराहों पर ये लगता है कि लोग नहीं चल रहे हैं, सड़क चल रही है, इतनी भीड़ होती है। तो छात्राओं के हब बन गए हैं। तो जो हमारी छोटी बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो उनको जो है गोलगप्पा, जो पानी की पूड़ी होती है, वो बहुत पसंद है। तो मैं कहता हूँ कि यार अब एक बढ़िया काउंटर साफ़ सुथरा, वहाँ कई तरीके के पानी पूड़ी लगा दीजिएगा। छोटा व्यवसाय 10-20 हज़ार हम लगा देंगे, जो मिले उसमें आधा आधा बांट लेना, नहीं तो तुम कुछ नहीं बांटना तो मेरा पैसा ही दे देना। तो कहते हैं यार मैं पानी पूड़ी नहीं लगाऊंगा, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैंने कहा सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? तो कहता है कि उसमें काम नहीं करना पड़ता है। तो चलिए आपको शुभकामनाएं कि भगवान सरकारी नौकरी आपको प्रदान करे। और फिर मैंने कहा कि और भी कोई लाभ है? बोले हाँ, सरकारी नौकरी अगर लगेगी तो शादी अच्छी हो जाएगी। तो चलो ये बढ़िया है, ये कारण तो मेरी समझ में आता है। पर जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे पिताजी कहते थे कि तुम कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, कितने भी धनवान हो जाना, हो सकता है बहुत पैसा कमा लेना, पर कभी इंसानियत मत भूलना। और मैं आज भी मुझे वही रहता है कि कोई भी कुछ भी कहे मेरे लिए, पर मैं इंसानियत नहीं भूलता हूँ। और किसी भी प्रतिस्पर्धा में उतरना अपने परिश्रम के बलबूते, रुतबा, सफलता और सम्मान मैंने अर्जित किया है। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि अपने परिश्रम के बलबूते आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। कई लोगों ने इस मामले में इतिहास रचा है। आप जानते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, पर उन्होंने एक मिसाइल मैन, विश्व की सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण भारत से होता है। इतनी बड़ी सफलता उस व्यक्ति ने हासिल की जिसके पास
नौकरी के इंटरव्यू में जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसने आत्महत्या की सोची थी, जो हरिद्वार में आत्महत्या करने पहुंचे थे, स्वामी शिवानंद जी ने उनको देखा और वो समझ गए, उनसे पूछा, उनको पैसे दिए और कहा कि तुम्हारा जन्म जहाज उड़ाने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो एनडीए में असफल हो गए थे, तो इसलिए वो आत्महत्या करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म इससे भी अच्छा कार्य करने के लिए हुआ। तो जीवन में कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। शिक्षा और ज्ञान जो है पूरी जिंदगी आपकी बदल सकता है। और शिक्षा और ज्ञान के बिना जो है, जो व्यक्ति है, देखिए शिक्षा दो तरह की होती है, एक डिग्री और एक ज्ञान परक शिक्षा। तो अगर ज्ञान परक शिक्षा नहीं है, आपने शिक्षा से कुछ सीखा नहीं, तो मैं कहता हूं कि जो मनुष्य है बिना ज्ञान के, वो बकरे की पूंछ जैसा होता है, जो केवल तन ढकने के काम आती है और किसी के काम नहीं आती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ आप दक्षता जरूर प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें। आपके अंदर अगर ज्ञान है, भले ही आपके पास डिग्री ना हो, लेकिन आप भूखे नहीं रह सकते हैं। कोई डिग्री देखने नहीं आता है। किसी ने प्लम्बर की डिग्री देखी है, किसी ने एसी के जो मिस्त्री होते हैं उनकी डिग्री देखी है, किसी ने जो कुशल ड्राइवर होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस देखा है। वो केवल दिखाने के लिए आता है। शिक्षाएँ जो है, जो शिक्षा होती है, वो अगर डिग्री परख है तो वो किसी काम की नहीं है, और ज्ञान परख है तो आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। अजय उपाध्याय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। संतोष जी, मिलन प्रजापति जी, बिमला जी। अनपढ़ व्यक्ति समाज पर बोझ रहता है। लोग कहते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पैसा कमा सकते हैं, पर पैसे से बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए अगर कोई कुलीन या धनवान व्यक्ति है और उसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो पलाश के फूल की तरह होता है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, पर उसमें खुशबू नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत आपने समझ